Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today we will discuss an editorial on GST. But before that, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम्स क्लोज हैं एंड अगर आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो और आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कुछ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप प्रैक्टिस मॉक के वीडियो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जैसे क्वांट या फिर रीजनिंग, इंग्लिश या जीए एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये आप इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के, टू हेल्प यू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। तो आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आप पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं सारे सब्जेक्ट्स, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ अगर आप आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन चेक आउट पीएम्स इंटरव्यू कोर्स जो विच इज़ प्राइस एट 2,999, बट यू कैन गेट इट एट 2,399 अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं इंटरव्यू 20। एंड पीएम प्रैक्टिस प्रो इंक्लूड्स बोथ पीएम बैंकिंग प्रो एज वेल एज पीएम पीडीएफ कोर्स, बैंकिंग पीडीएफ कोर्स। तो दोनों कोर्सेज़ के बेनिफिट आपको इसमें मिलेंगे, विच इज़ मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट एंड मोर देन 20,000 क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो डिफरेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं ताकि आप डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकें, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। एंड इट इज़ प्राइस एट 1,249। इफ़ यू यूज़ PM20 यू कैन गेट इट एट 999। ओके, चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग क्लीनिंग। ठीक है, अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसके ऊपर ये एडिटोरियल है, तो क्विकली रीड करना है आपको। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है एंड फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। सो आई होप आपने एडिटोरियल रीड कर लिया है। ठीक है, एंड एडिटोरियल में एक वर्ड मेंशन था एनॉमली। तो एनॉमली, अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करने सारे वर्ड्स जो है एनॉमली से सिमिलर एक्सेप्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो वर्ड हमें आइडेंटिफाई करना है जिसका मतलब एनॉमली से सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो इनमें से 5 में से 4 का जो है मीनिंग एनॉमली से सिमिलर है और एक का नहीं है। तो ये हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पढ़ने के बाद। तो द जीएसटी Council last Saturday lifted the haze on about a dozen tax treatment ambiguities. Lifted the haze. Haze क्या होता है? सुबह सुबह के टाइम पे जैसे मॉइस्चर जो है हवा में वो थोड़ा सा कंडेंस हो जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स जो है कलेक्ट हो जाते हैं, स्मोक वगैरह, तो एक फॉग जैसा हो जाता है, वो उसे हम कहते हैं हेज़। और हेज़ को लिफ्ट करना यानी कि वो जो धुंधलापन है, वो जो चीज़ें अनक्लियर थी उसे क्लियर बना देना। तो लिफ्टेड द हेज़ का मतलब कि यहाँ पर क्लैरिटी प्रोवाइड किया जीएसटी काउंसिल ने, किस में, ऑन अबाउट अ डजन टैक्स ट्रीटमेंट एम्बिग्विटीज़ की बहुत सारी जो है एम्बिग्विटीज़ थी, ऐसी जो चीज़ें थी जो क्लियर नहीं थी कि टैक्स जो है जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा, तो उन पर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया है जीएसटी काउंसिल ने। सम ऑफ विच हैव लिंगर्ड सिंस द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम्स लॉन्च इन जुलाई 2017। कुछ ये जो एम्बिग्विटीज़ है कुछ तो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। तो जुलाई 2017 जब जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, लॉन्च हुआ था, तो तब से वो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो उन पर क्लैरिटी अब दी है जीएसटी काउंसिल ने। और जीएसटी काउंसिल है क्या, जहाँ पर सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो सबका एक काउंसिल है जो कि डिसीजंस लेता है जीएसटी से रिलेटेड, चाहे वो टैक्सेशन रेट्स हों, ठीक है, कौन से गुड्स पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, वो सब डिसीजंस जीएसटी काउंसिल लेता है। तो अब यहाँ पर रजीम होता है सिस्टम, तो इनडायरेक्ट टैक्स रजीम यानी जो सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी की बात हो रही है। तो
अब इसमें किस टाइप के इश्यूज थे, किस टाइप की एम्बिग्विटीज थी, सच एज द टैक्स ऑन कॉर्पोरेट एंड पर्सनल गारंटीज फॉर बैंक लोन्स। तो इस टाइप की एम्बिग्विटीज थी कि कॉर्पोरेट पे कितना टैक्स लगेगा कॉर्पोरेट्स पे, या फिर कुछ बैंक लोन्स के लिए पर्सनल गारंटीज चाहिए थी तो उस पे कितना जीएसटी। तो ये सब चीज़ें इनमें जो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी उन पर क्लैरिफिकेशन मिला। इट स्लैश द जीएसटी ऑन मोलासेस फ्रॉम 28% टू 5%। मोलासेस क्या है, एक बाय प्रोडक्ट होता है जब शुगर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो मोलासेस जब चीनी बनती है, शुगर बनती है, तो वहाँ प्रोड्यूस होता है एंड उस पर जीएसटी जो है वो स्लैश कर दिया। स्लैश का मतलब क्या होता है, कट, ठीक है, स्लैश, तो कम कर दिया, 28% से 5% कर दिया। क्यों किया? विद अ व्यू टू लोअर कैटल फीड कॉस्ट्स एंड ईज अप कैश फ्लोज फॉर शुगर मिल्स सो दे मे पे फार्मर्स ड्यूज फास्टर। तो ये कैटल की फीड में यूज़ होता है जानवरों के लिए, सो उनके लिए उनकी जो कॉस्ट है, एनिमल फीड जो कॉस्ट है, उसको कम करने के लिए जीएसटी कम किया गया है। और इससे एक और चीज़ होगी कि जो शुगर मिल्स हैं उनका कैश फ्लो बढ़ेगा, उन्हें जीएसटी कम पे करना होगा, तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा एंड वो शुगर मिल्स जो है वो फार्मर के, जो किसानों के जो भी ड्यूज़ हैं, जो भी बकाया है पैसा, वो दे पाएंगे। रेट ट्वीक्स, ट्वीक क्या होता है, स्मॉल चेंजेस, बहुत छोटे छोटे चेंजेस। तो यहाँ पर है रेट ट्वीक्स, यानी जो जीएसटी रेट्स हैं उसमें चेंजेस एंड स्प्रिंग क्लीनिंग क्लैरिफिकेशंस। तो ये जो चीज़ें अभी यहाँ पर हमने देखा कि कुछ चेंज हुआ जीएसटी रेट्स में, फिर कुछ स्प्रिंग क्लीनिंग क्लैरिफिकेशंस हैं। क्या होता है, जब साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जब हम अच्छे से सफाई करते हैं घर की, ठीक है, उन जगहों की भी जहाँ यूजुअली नहीं की जाती है, तो उसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं स्प्रिंग क्लीनिंग। तो यहाँ पर जीएसटी के लिए क्यों बात हो रही है कि कई बार जैसे पूरा एक सिस्टम है तो उसमें कई बार क्लैरिफिकेशंस नहीं होती, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है कि ये टैक्स कैसे एप्लीकेबल होगा, वो पाइलअप होती जाती हैं। तो फिर बीच में अब जीएसटी काउंसिल ने वो सारी एम्बिग्विटीज़ को हटाया, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए वर्ड यूज़ किया है स्प्रिंग क्लीनिंग, की जो सिस्टम है उसको पहले से क्लीन कर दिया, बेटर कर दिया। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आउटकम्स, तो इनके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, इट वाज द डिसीजन नॉट टू एक्सरसाइज द काउंसिल्स पावर टू टैक्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज्ड फॉर अल्कोहलिक लिकर। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल ने जो है इस ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को टैक्स नहीं किया, यानी कि उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इस पर डिसीजन, इसको टैक्स करने का डिसीजन नहीं लिया गया। With alcohol for human consumption still outside the GST net, the indirect tax levy on ENA or high-strength potable alcohol, a key ingredient, could not be set off against state levies on the final product. अब क्या होता है कि आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए आप गुड्स सोर्स करते हो, तो आप गुड्स सोर्स करते हो, आप उस पर भी जीएसटी पे करते हो, ठीक है। फिर आप फर्दर आगे अपने प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो जिसको आपने गुड्स बेचे उससे। तो अब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने इनपुट पर जीएसटी पे कर चुके हो, तो आपको बस जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करना होता है, यानी जीएसटी आपने ऑलरेडी पे कर दिया था इनपुट पे, ठीक है। बाकी जो आपने जब सेल किए अपने प्रोडक्ट्स, तो उस पर जो एक्सेस जीएसटी आपको बनता है वो देना होगा सिर्फ गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट की ऑलरेडी आपने जब आपने इनपुट्स लिए थे तो आपने ऑलरेडी पे कर चुके थे जीएसटी, ठीक है, तो उतना अमाउंट आपको नहीं पे करना है, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ कि अल्कोहल में एक डिस्क्रिपेंसी है कि जो ये ENA है, जो है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इट इज़ स्टिल आउटसाइड द जीएसटी। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल है उस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। और इज स्टिल आउटसाइड द जीएसटी नेट द इनडायरेक्ट टैक्स लेवी ऑन ENA और हाई स्ट्रेंथ पोर्टेबल अल्कोहल अ की इंग्रेडिएंट। अब क्या है कि स्टेट्स जो हैं उस पर अपना अलग टैक्सेस पे करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं। लेवी क्या होता है, टैक्स। तो स्टेट्स अल्कोहल पे अलग टैक्स पे करते हैं, लेकिन जो ये ENA जो है okay with alcohol for human consumption still outside the GST net,
द इनडायरेक्ट टैक्स लेवी, ओके ठीक है, ईएनए पर टैक्स ईएनए पर जीएसटी लगता है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल है उस पर नहीं लगता। लेकिन जो ईएनए है वो ह्यूमन कंजम्पशन जो अल्कोहल है उसमें यूज़ होता है। तो क्या होगा कि जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें ईएनए पर जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन जब वो अल्कोहल बेचा जाता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर स्टेट टैक्सेस लगते हैं। तो अब इससे एक जो है डिस्क्रिपेंसी आती है, क्योंकि वो सेट ऑफ नहीं कर सकते कि उन्होंने जो जीएसटी पे कर दिया ईएनए पर, ठीक है, तो उन्हें वो भी पे करना है पूरा अमाउंट, और फिर उन्हें स्टेट जो टैक्सेस है वो भी पे करने होते हैं, तो वो सेट ऑफ नहीं कर पाते। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था एक मैन्युफैक्चरर का, ठीक है, उस तरीके से। तो इंडस्ट्री हैड बीन सीकिंग फॉर क्लैरिटी ऑन दिस वेक्स्ड इशू। वेक्स्ड होता है जिस पर बहुत डिबेट हो या फिर जो बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू होता है। तो ये इशू काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और इस पर इंडस्ट्री जो है वो क्लैरिटी चाहती थी, ठीक है, और इस पर कोर्ट्स के भी डिफरेंट जजमेंट्स हैं, ठीक है, तो इस पर क्लैरिटी चाहिए थी, लेकिन इस पर डिसीजन नहीं लिया जीएसटी काउंसिल ने। इट इज़ हार्टनिंग होता है एनकरेजिंग, आपको खुशी हो किसी चीज़ से, तो इट इज़ एनकरेजिंग दैट द काउंसिल दैट मेट जस्ट ट्वाइस इन 2022 हैज़ मेट 4 टाइम्स दिस ईयर। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ी है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स की, एंड इट इज़ अ गुड साइन, इट इज़ एनकरेजिंग। एंड थ्राइस इन जस्ट 4 मंथ्स, और पिछले 4 महीनों में 3 बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, इवन इफ अ फ्यू एजेंडा आइटम्स पर्टेन टू फिक्सिंग एनॉमलीज। भले ही जो उन्होंने जो किस पर डिसीजन लिया, एनॉमलीज, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो जिन पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, उन पे भले ही उन्होंने फोकस किया, लेकिन फिर भी इट इज़ अ गुड साइन कि पिछले 4 महीनों में 3 बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, ठीक है। पर्टेन टू मतलब रिलेट टू, यानी कि उनका फोकस किस पर था, एनॉमलीज को रिमूव करने पर। With the age norms for the president and members of the long-awaited GST appellate tribunals now harmonized with other tribunals, a clearly avoidable oversight, one hopes they will become operational soon. अब यहाँ पर है कि जो एज नॉर्म्स होते हैं रूल्स, तो अब अपीलेट ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं कि एक कोर्ट ने डिसीजन दिया, फिर आप अपील करते हो हायर कोर्ट में, अगर आप उस डिसीजन से, उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि इसमें जो है कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ, सो यू अप्रोच अ हायर कोर्ट। तो ट्राइब्यूनल होता है और एक अपीलेट ट्राइब्यूनल होता है, या जहाँ पर आप किसी जजमेंट को लेकर जाते हो रिकन्सिडरेशन के लिए। तो अभी तक जीएसटी ट्राइब्यूनल्स जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, क्योंकि अब उनके जो प्रेसिडेंट है और मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनके एज को लेके, रूल्स को लेके कुछ इरेगुलरिटी थी। लेकिन अब और जैसे कि अब ट्राइब्यूनल्स स्पेसिफिक एक सेक्टर के होते हैं, स्पेसिफिक, जैसे कि जीएसटी ट्राइब्यूनल्स, ग्रीन ट्राइब्यूनल्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाकी ट्राइब्यूनल्स की तरह ही रूल्स अब जीएसटी ट्राइब्यूनल्स के, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के हो गए हैं, वो हार्मोनाइज है। हार्मोनाइज मतलब वो बाकियों के जैसे ही, बाकी ट्राइब्यूनल्स जैसे ही हैं अब रूल्स। तो अब ये उम्मीद है कि वन होप्स दे विल बिकम ऑपरेशनल सून। तो अब उम्मीद है कि जल्दी ही जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स भी जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि किसी कंपनी टैक्स को लेके या जीएसटी को लेके कोई डिस्प्यूट है, उस पर जजमेंट है, तो कोई जो टैक्स पेयर कंपनी है, ठीक है, वो अप्रोच कर सकती है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को एक रिकन्सिडरेशन के लिए। अच्छा, ओवरसाइट क्या होता है? ओवरसाइट देखना, ओवरसाइट मतलब आप कुछ नोटिस नहीं करते हो और फिर कोई गलती हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो था कि जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स थे, उनका जो एज के रूल्स थे और बाकी ट्राइब्यूनल्स के एज के रूल्स थे, तो उसमें डिस्क्रिपेंसी वो ओवरसाइट की वजह से हुई थी, यानी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि अवॉइडेबल था, यानी इसे अवॉइड किया जाना चाहिए था। फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स हाउएवर, अब ये तो हो गया उन सब के लिए जो कंपनीज हैं, लेकिन कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए क्या? However, the biggest matter of concern should be the Council's resolve to meet at a future date exclusively to discuss what Finance Minister Nirmala Sitharaman termed perspective planning on the GST compensation cess and what kind of surcharge it could be replaced with. तो अब यहाँ पर जो हमारे लिए, कंज्यूमर्स के लिए और प्रोड्यूसर्स के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जीएसटी काउंसिल का जो डिटर्मिनेशन है कि वो जीएसटी काउंसिल कब मिलेगी नेक्स्ट टाइम, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के लिए, इसको किसी और सेस से रिप्लेस किया जाएगा या नहीं। पहले एक चीज़ समझते हैं, तो जैसे हम जीएसटी पे करते हैं, हम कोई भी गुड्स कोई भी सामान परचेज़ करते हैं, तो उस पर हम जीएसटी पे करते हैं।
ठीक है। पर सेस क्या होता है कि जो हमने टैक्स पे किया उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अगर मैंने 100 रुपीज़ का कुछ सामान परचेज़ किया है, ठीक है, उस पर अगर 20% GST लग रहा है तो 20 रुपीज़ GST हुआ, एंड अगर उस पर 10% सेस है तो 2 रुपीज़ जो है वो सेस हो जाएगा, 20 का 10%। इस तरह सेस एप्लीकेबल होता है और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। तो यहाँ पर GST कंपनसेशन सेस किस लिए यूज़ हुआ था? ओरिजिनली पैकेज्ड एज अ टाइम बाउंड लेवी ऑन टॉप ऑफ गुड्स एंड simple tax to compensate states for revenue losses for the first 5 years of GST. The COVID-19 pandemic's hit on tax collections had triggered an extension of the cess levied on so-called demerit goods such as aerated drinks, tobacco and products and automobiles till March 2026. तो जब 2017 में GST जो है लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे क्या था, स्टेट्स अपने टैक्सेस जो है वो लेवी करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्सेस लेवी करती थी गुड्स एंड सर्विसेज पे, पर फिर उसको पुराने सिस्टम को रिप्लेस किया गया GST से। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अब अलग से टैक्स नहीं लेवी करेंगी, जो GST है वही जो है वहीं से ही उसी सेंट्रल पूल से ही सब स्टेट्स को रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अब वो टैक्स नहीं लगा रही हैं अलग से, तो इसीलिए उनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट्स अलग से टैक्स नहीं लगा रही तो उनका रेवेन्यू में कुछ कमी आई होगी, तो उसको पूरा करने के लिए लगाया गया था कॉम्पनसेशन सेस, GST कॉम्पनसेशन सेस। तो यहाँ पर ये कितने ईयर्स के लिए था? 2022, 5 ईयर्स के लिए ये लगाया गया था, 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गई, ठीक है, और इसीलिए फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कब तक? मार्च 2026 तक, ठीक है। एंड कौन से गुड्स पर लगाया गया था? डीमेरिट गुड्स, जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, इन पर ये GST कॉम्पनसेशन सेस एप्लीकेबल है। डिस्करेजिंग सम सिन गुड्स में बी डिज़ायरेबल, कुछ गुड्स है जिस गवर्नमेंट चाहती है कि जिसका प्रोडक्शन कम हो या फिर इतना ज़्यादा कंजम्पशन ना हो, जैसे कि टोबैको है या फिर एरेटेड ड्रिंक्स हैं, तो इट इज़ अ डिज़ायरेबल, यानी ऐसा होना चाहिए। लेकिन रिंगिंग इन अ न्यू सेस मस्ट नॉट बी डन इन आइसोलेशन। लेकिन एक जैसे अब GST कॉम्पनसेशन सेस को रिमूव करके उसकी जगह एक दूसरा अलग सेस लगा दिया जाए, तो इट शुड नॉट बी डन इन आइसोलेशन। ऐसा आइसोलेशन यानी अलग से नहीं किया जाना चाहिए, बट एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर रैशनलाइजेशन ऑफ GST, कि जब पूरे सिस्टम को ही जब हम जो है इम्प्रूव कर रहे हैं उसका पार्ट होना चाहिए, अलग से नहीं करना चाहिए। तो रैशनलाइजेशन होता है जब आप किसी सिस्टम को और ज़्यादा बेटर बनाते हो, फाइन ट्यूनिंग करते हो, कुछ चीज़ें जो इनएफिशिएंट है उसको हटाते हो, ठीक है। तो जब पूरे सिस्टम को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है उसमें एप्लीकेबल होना चाहिए, अलग से नहीं लगाया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि GST में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर्स हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसको जब हम रैशनलाइज करेंगे, एफिशिएंट बनाएंगे, ज़्यादा सिंपल बनाएंगे, उसका पार्ट होना चाहिए। दैट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज इनिशिएटेड 2 years ago अनफॉर्चुनेटली रिमेन्स ऑफ द टेबल। तो ये जो है शुरू हो गया था 2 साल पहले कि GST को रैशनलाइज किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑफ द टेबल, मतलब कि अब इस पर काम नहीं चल रहा है। टेबल पे है तो यानी इस पर वर्क चल रहा है, ठीक है। ऑफ द टेबल यानी कि अब इट इज़ उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो रही है। डिस्पाइट रॉबस्ट रेवेन्यू इनफ्लोज, और भले ही GST में काफ़ी अच्छा, रॉबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, तो हमने अभी पढ़ा भी था कि GST कलेक्शन काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ मंथ्स में, लेकिन फिर भी जो है उसको जो टैक्स स्ट्रक्चर है, GST स्ट्रक्चर, उसको सिंप्लीफाई करने पर वर्क जो है वो अभी नहीं चल रहा, ओके। फ्रीक्वेंट ट्वीक्स ऑफ इरिटेंट्स असाइड, ट्वीक्स क्या होता है? चेंजेस, ठीक है, स्मॉल चेंजेस। तो फ्रीक्वेंट ट्वीक्स ऑफ इरिटेंट्स असाइड, कि जो स्मॉल चेंजेस किए गए हैं ताकि जो इरिटेंट्स होते हैं, कोई ऐसा चीज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो स्मॉल प्रॉब्लम्स को जो है उनसे डील किया जा रहा है। लेकिन GST रजीम को किस चीज़ की ज़रूरत है? ये तो चल रहा है, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन GST रजीम को किस चीज़ की ज़रूरत है? होलिस्टिक रिफॉर्म प्लान की। रिफॉर्म मतलब पूरा उसको चेंज करने की ज़रूरत है। होलिस्टिक इज़ जब आप
पूरे कंप्लीट किसी चीज़ को कंसिडर करते हो, सिर्फ एक पार्ट को नहीं कंसिडर करते। तो ऐसा नहीं कि हम जीएसटी को अगर हम रैशनलाइज करें तो सिर्फ उसके एक पार्ट को करेंगे, पूरे सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को ही रैशनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए होलिस्टिक रिफॉर्म प्लान की बात हो रही है, इंक्लूडिंग अ रोड मैप टू ब्रिंग इन, रोड मैप क्या होता है, प्लान टू ब्रिंग इन एक्सक्लूडेड आइटम्स। और ये इस पर भी वर्क होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल ये इंक्लूडेड नहीं है जीएसटी में। तो इस पर भी इसके प्लान पर भी वर्क होना चाहिए कि कब इन आइटम्स को इंक्लूड किया जाएगा जीएसटी में। सो ये हमारा आज का एडिटोरियल था फ्रॉम द हिंदू। एंड ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। एनॉमली क्या होता है? एक तो होता है कि अगर कोई चीज़ जो नॉर्मली वर्क कर रही है, ठीक है, तो उसी पैटर्न में फिट होती है कोई चीज़, ओके, तो और कोई चीज़ नहीं होती, तो जो चीज़ फिट नहीं हो रही है वो एनॉमली है। यहाँ पर पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ था? हम अगर देखें, सो इट वाज, हाँ, फिक्सिंग एनॉमलीज इन रीसेंट डिसीजंस, कि जो डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि फिट इन नहीं होती, ठीक है, कुछ इरेगुलरिटीज़ है। इरेगुलरिटी हम कह सकते हैं, तो इरेगुलरिटी एनॉमली से सिमिलर मीनिंग क्या है? पेक्यूलियरिटी, ठीक है, डिपार्चर, विसिनिटी। अब डिपार्चर जाना होता है, लेकिन डिपार्चर का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज़ जो ट्रेंड से अलग है, ठीक है, नॉर्मल से डिफरेंट है, तो ये मीनिंग कन्वे करेगा एनॉमली का। तो ये भी सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है। पेक्यूलियरिटी होता है कुछ नॉर्मल से कुछ डिफरेंट, ठीक है, वो भी यही मीनिंग कन्वे कर रहा है, पेक्यूलियर। डिस्क्रिपेंसी इज कोई चीज़ जो इरेगुलर है, डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। एंड इनकॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुअस मतलब कि हार्मनी में है, ठीक है, सब ठीक है, एक जैसा है। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब समथिंग विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ नॉट रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं डी, ई, ए एंड बी, ये सब के सब सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, लेकिन विसिनिटी जो है वो एक डिफरेंट मीनिंग बताता है। विसिनिटी यानी कि किसी जगह, किसी के पास कोई जगह है, ठीक है। तो अगर आप एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं और उस बिल्डिंग की विसिनिटी की बात करें, दैट मीन्स जो एरिया उसके पास है, क्लोज बाय है, सराउंडिंग एरिया है, तो इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो सी इसका आंसर होगा। बाकी कुछ ना किसी वे में सिमिलर है, सिनोनिम्स नहीं कहेंगे पर सिमिलर हैं एनॉमली से, लेकिन सी का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए सी इसका आंसर होगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड ये इनका कंपाइलेशन भी अवेलेबल होगा, मंथली कंपाइलेशन, ताकि आप रिवाइज कर सको अपने एग्जाम्स के लिए। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.